हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। इसके अंतर्गत आप लोग जानने वाले हैं उनके दास प्रथा के विषय में विचार और क्रांति के विषय में उनके क्या विचार है, और साथ ही साथ संपत्ति और संपत्ति के वितरण के विषय में उनके क्या विचार है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था। अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दास प्रथा, संपत्ति और परिवार के संबंध में उसकी विचारधारा का अध्ययन सम्मिलित है। चलिए एक एक करके जानते हैं उनके दास प्रथा, संपत्ति और परिवार के संबंध में उनके क्या विचार है। ठीक है। दास प्रथा राज्य और सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करते हुए अरस्तु ने दासता पर भी विचार व्यक्त किए हैं। यूनानी जगत में होमर के समय से दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग थी। खेती बाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य तथा शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों के द्वारा ही किए जाते थे। किंतु अरस्तु के पूर्व एंटीफोन आदि कुछ सोफिस्ट विचारकों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और यह मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरस्तु इस संबंध में भी सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करते हुए दास प्रथा को न्याय उचित बताता है। अरस्तु का कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन। अरस्तु के द्वारा जिन तर्कों के आधार पर दास प्रथा को औचित्यपूर्ण बताया गया है वे इस प्रकार है। दासता प्राकृतिक है। अरस्तु सर्वप्रथम मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दासता का समर्थन करता है। अरस्तु का विचार है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से ही असमान होते हैं। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए जाते हैं। वह नहीं चाहती कि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान हो। एक ओर बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी ओर ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति सेवक होते हैं। प्रथम वर्ग मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय वर्ग शारीरिक शक्ति का। पारिवारिक कार्यों के लिए इन दोनों का सम्मिलन आवश्यक होता है और इसलिए दासता प्रकृति के अनुकूल है। स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद। दास प्रथा इस दृष्टि से भी न्याय उचित है कि यह स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करे। गुणों का यह विकास तभी संभव है जबकि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो, और यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि दास वर्ग इस उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करे। इस प्रकार दास प्रथा के बिना बुद्धिमान व्यक्ति अपने उच्चतम गुणों का विकास नहीं कर सकेंगे। अरस्तु एक स्थान पर लिखते हैं कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। दासता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरन इस दृष्टि से नैतिक भी है कि यह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है, किंतु बुद्धिमान वर्ग के व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसे विवेक और गुण का आवश्यक अंश प्राप्त हो पाता है।
स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने से उसका नैतिक उत्थान और उसके व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु ने एक और कारण से भी दासता को न्यायपूर्ण कहा है। उसके समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई थी। ऐसे स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, वरन इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की भी आशंका थी। अतः अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। उपयुक्त आधारों पर अरस्तु यह निष्कर्ष निकालता है कि दासता न केवल आवश्यक वरन सामयिक अनिवार्यता भी है। किंतु अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन बिना किसी शर्त के नहीं किया है। वह इस प्रथा के समर्थन के साथ जो शर्तें लगाता है वो इस प्रकार है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरी कानूनी। प्राकृतिक दास वे होते थे जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ था और जो मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन थे, जबकि कानूनी दास वे होते थे जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था। अरस्तु कानूनी दासों को दास नहीं कहता, क्योंकि युद्ध सदैव न्याय संगत नहीं होते हैं और विजय अनैतिक भी हो सकती है। अतः अरस्तु का विचार है कि युद्ध बंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे विजेताओं की अपेक्षा बुद्धि में हीन हो। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरी कानूनी। प्राकृतिक दास वे होते हैं जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ था और जो मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन थे, जबकि कानूनी दास वे होते थे जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था। अरस्तु कानूनी दासों को दास नहीं कहता, क्योंकि युद्ध सदैव न्याय संगत नहीं होते और विजय अनैतिक भी हो सकती है। अतः अरस्तु का विचार है कि युद्ध बंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे विजेताओं की अपेक्षा बुद्धि में हीन हो। अरस्तु के अनुसार दासों का अच्छी तरह पालन पोषण करना दासों और स्वामियों दोनों के लिए हितकर होगा। इसलिए अरस्तु का विचार है कि दासों के प्रति स्वामी वर्ग के व्यक्तियों का व्यवहार सहृदयतापूर्ण होना चाहिए। उसने यहाँ तक कहा है कि जो स्वामी दासों के प्रति अच्छा व्यवहार ना करे, उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। सभी दासों को मुक्ति के अवसर और आशा प्रदान की जानी चाहिए। उसका कथन है, अरस्तु का कथन है कि यूनान निवासी सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण कभी भी दास नहीं हो सकते। अरस्तु का कथन है कि यूनान निवासी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बुद्धिमान होने के कारण कभी भी दास नहीं हो सकते। अरस्तु का कथन है कि दासता जन्म मूलक नहीं होती, वरन वह गुणों पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि दास का बेटा दास हो। यदि उसमें विवेक शक्ति है तो वह दास नहीं है। दास प्रथा को गुण मूलक मानकर उसने इसकी उग्रता और कठोरता को कम कर दिया है, परंतु साथ ही वह यह मानता है कि गुणों के आधार पर दास अदास में भेद करना कठिन है। दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना। अरस्तु ने जिन दास प्रथा संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है उसकी आलोचना इस प्रकार है। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण है और उनकी जिन आधारों पर आलोचना की जाती है वे इस प्रकार है। मानव समूह का विभाजन असंभव। उसके द्वारा यानी अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का औचित्य पूर्ण रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग तथा बुद्धिहीन निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। किंतु मानव समूह को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करना और किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, संभव नहीं है। विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि मानव समूह को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करना संभव है, तो यह कठिनाई आती है
कि एक विशेष व्यक्ति को इन दोनों वर्गों स्वामी और दास में से किस वर्ग में रखा जाए। अरस्तु का यह विचार नितांत अव्यावहारिक प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन स्वामी को देती है। अरस्तु के इस कथन से ऐसा ध्वनित होता है कि प्रकृति के पास ईंट की चिमनी जैसा कोई यंत्र है जिसमें वह स्वामी और दास वर्ग को अलग अलग सांचे में ढाल देती है। इस आधार पर स्वामी और दास की खोज करना न केवल हास्यास्पद वरन मूर्खतापूर्ण होगा। यह विचार और भी अधिक आपत्तिजनक है कि शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर मैक्लेगन की आलोचना में बड़ा बल है कि अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। अव्यवस्था और उपद्रव का कारण। अरस्तु समाज को स्वामी और दास इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करता है। समाज को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करने का परिणाम अव्यवस्था और उपद्रव ही हो सकता है। प्रोफेसर रॉस ने इस संबंध में कहा है, अरस्तु में जो स्तुत्य नहीं है वह है उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना। स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध अरस्तु द्वारा दिया गया दास प्रथा का समर्थन स्वतंत्रता और समानता की वर्तमान धारणाओं के नितांत विरुद्ध है। यह विचार मानव समाज की एकता की धारणा के भी प्रतिकूल है। विरोधाभास से पूर्ण अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों में अनेक विरोधाभास भी है। अरस्तु का कथन है कि दास शारीरिक दृष्टि से विकसित लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य और ज्ञान शून्य होता है, परंतु इसके साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है कि दास अपने स्वामी के संपर्क में आने पर अपना पूर्ण विकास कर स्वतंत्र हो सकता है। यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि जो प्रकृति से ही विवेक शून्य है वह इतने सहज रूप में विकास कैसे कर लेता है, और यदि इन विवेक शून्य व्यक्तियों के लिए विकास करना इतना ही सरल है तो फिर इन्हें दास बनाने की आवश्यकता क्या है। इन्हें श्रेष्ठ व्यक्तियों का संपर्क किसी अन्य रूप से भी प्रदान किया जा सकता है। जातिगत अहंकार से पूर्ण अरस्तु के दासता संबंधी विचारों में स्वार्थ ही नहीं, जातिगत अहंकार भी व्यक्त होता है। उनका यह कथन कदापि युक्ति संगत नहीं लगता कि यदि युद्धबंदी बर्बर हो तो उन्हें दास बनाना उचित है, किंतु यदि यूनानी हो तो नहीं। इस संदर्भ में प्रोफेसर थियोडोर ने सत्य कहा है कि दासता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि की गई है। वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय पृष्ठभूमि में तो अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार नितांत हास्यास्पद ही लगते हैं। अरस्तु जैसे प्रबुद्ध मनीषी द्वारा दास प्रथा का समर्थन समझ में न आने वाली बात है। इस संबंध में इबनस्टीन ने लिखा है, उसकी दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बतलाती है। अरस्तु के संपत्ति और परिवार के संबंध में विचार। संपत्ति और परिवार के संबंध में अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विचारों से सहमत नहीं है, और अरस्तु का विचार है कि अपने जीवन के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को संपत्ति और परिवार का अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। संपत्ति। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए या राज्य के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक जीवन तथा सुख के लिए संपत्ति आवश्यक और अपरिहार्य है। व्यक्ति को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और निवास के लिए मकान की आवश्यकता होती है, और वे सभी आवश्यकताएं संपत्ति के आधार पर ही पूरी की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने का कार्य भी संपत्ति के आधार पर ही संभव है। अरस्तु का विचार है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का तो विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं व रीति रिवाजों द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित हो। निजी संपत्ति की प्रथा का औचित्य। अरस्तु निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में जिन आधार प्रस्तुत करता है वे आधार इस प्रकार है। पहला, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। अरस्तु का कथन है कि जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। व्यक्ति उस समय निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करेंगे, जबकि उनका निजी स्वार्थ उसमें निहित होगा। इस प्रकार व्यक्ति के कठिन परिश्रम से संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होगा। अरस्तु ने अपने इस तर्क में निजी स्वार्थ को सामाजिक प्रगति के साथ जोड़ दिया है। दूसरा, प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। तीसरा, यह परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है। चौथा, निजी संपत्ति सद्जीवन का एक आवश्यक साधन है। संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति का विकास संभव है। निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता और अतिथि सत्कार जैसे गुण नहीं अपनाए जा सकते। पांचवा, अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है। संपत्ति सुख का एक साधन है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। छठी कारण है निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होती है वे इसकी रक्षा के लिए राज्य की ओर देखते हैं और राज्य के कार्यों में रुचि लेते हैं। सातवां तथ्य है, जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंध करना जानते हैं और अपने इस प्रकार के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप से भाग ले सकते हैं। इसी कारण अरस्तु नागरिकता का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहता है जिनके पास निजी संपत्ति हो। अरस्तु निजी संपत्ति के औचित्य को स्वीकार करता है, किंतु वह संपत्ति को एक साधन मात्र मानता है और उसके अनुसार संपत्ति की कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक परिवार में उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी उसके समुचित जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का होना उतना ही बुरा है जितना कि आवश्यकता से कम। फोस्टर के अनुसार अरस्तु निजी संपत्ति को एक साधन, एक यंत्र मानते हुए इस बात पर बल देता है कि सही संपत्ति सदा ही सीमित होनी चाहिए। संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपाय। अरस्तु असीमित संपत्ति का समर्थक नहीं है। यह बात उसके द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपायों की विवेचना से स्पष्ट हो जाती है। प्राकृतिक उपायों के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके आधार पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कृषि, पशुपालन और शिकार को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। वह व्यापार को संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है, क्योंकि इसका उद्देश्य संपत्ति का संग्रह होता है। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ कमाकर अपार संपत्ति संग्रह का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए
अरस्तु इसे संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है। एकाधिकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ की अरस्तु ने बड़ी भर्त्सना की है। उसने धन कमाने के उपायों में ब्याज लेना सबसे अधिक अप्राकृतिक माना है, क्योंकि इसमें दूसरे की गरीबी और बेबसी का लाभ उठाते हुए पैसे द्वारा अधिक पैसा पैदा किया जाता है। संपत्ति का वितरण। अरस्तु ने संपत्ति के वितरण का सुंदर विवेचन किया है। अरस्तु धन के दूषित वितरण और आर्थिक विषमता को जन असंतोष और क्रांति का कारण मानता है तथा आर्थिक विषमता को रोकने के लिए 3 वैकल्पिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। पहला, संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु इसका उपभोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सके। दूसरा, संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपभोग वैयक्तिक हो। तीसरा, संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु इनमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में है, यानी संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु इसका उपभोग जो है सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सके। वह कहता है, यह स्पष्टतया श्रेष्ठ है कि संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु इसका उपभोग सामूहिक हो। उसके मत अनुसार धनी व्यक्तियों को अपना धन सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहिए। उनके पुस्तकालय, चित्रशालाएं और उद्यान साधारण जनता के लिए खुले होने चाहिए। निजी संपत्ति को सामान्य उपभोग के साथ संयुक्त करके वह व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं के लाभ प्राप्त कर लेता है। निजी स्वामित्व से आर्थिक और नैतिक लाभ प्राप्त होते हैं और सामान्य उपभोग से राज्य में एकता की भावना का संचार होता है। यद्यपि अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता, किंतु वह प्लेटो के ही समान संपत्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम को सभी बुराइयों की जड़ मानता है। वह प्लेटो के इस विचार को भी स्वीकार करता है कि राज्य के विनाश का इससे बड़ा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता कि उत्पादन और वितरण की व्यवस्था उन व्यक्तियों के हाथ में रख दी जाए जो इसका निजी लाभ के लिए उपयोग करें। वस्तुतः अरस्तु एक समन्वयवादी विचारक है और उसकी यह समन्वयवादिता उसकी निजी संपत्ति विषयक धारणा में विशेषतया देखी जा सकती है। भोलानाथ शर्मा इस संबंध में लिखते हैं, निजी संपत्ति की वकालत करने में वह घोर व्यक्तिवादी है, किंतु इसके साथ ही वह रीति रिवाज तथा कानून और संपत्ति को नियंत्रित करना चाहता है। उसके सामान्य उपभोग की व्यवस्था करता है, उसके संग्रह की सीमाएं निर्धारित करता है और इस दृष्टि से वह समाजवादी कहा जा सकता है। इस प्रकार वह व्यक्तिवाद तथा समाजवाद जैसी 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाता है। परिवार के विषय में अरस्तु के क्या विचार हैं, चलिए जानते हैं। परिवार। अरस्तु प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता और उसके अनुसार यह नितांत अप्राकृतिक और उपहासास्पद है। ठीक है, प्लेटो जो है स्त्रियों के साम्यवाद की विचारधारा जो प्रस्तुत करते हैं वो अरस्तु द्वारा उसकी आलोचना की गई है। ठीक है, अरस्तु परिवार संस्था को मानव जीवन के लिए स्वाभाविक, आवश्यक और उपयोगी मानता है और लिखता है कि परिवार विकसित समुदायों में सबसे प्रमुख समुदाय है जो मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार स्त्री, पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जिसका अस्तित्व व्यक्ति की काम वासना, संतान उत्पत्ति, प्रेम, त्याग और अन्य प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करता है। परिवार का आधार विवाह है जो अपने आप में एक पवित्र संस्था है। परिवार राज्य का आधार और राज्य की ही भांति प्राकृतिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से परिवार ने ही
राज्य की उत्पत्ति को संभव बनाया है। व्यक्ति के लिए परिवार इसलिए आवश्यक है कि वह प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसके द्वारा नागरिकों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया जाता है। परिवार के संबंध में अरस्तु के विचारों को व्यक्त करते हुए फोस्टर ने लिखा है, यह मानव विकास के मार्ग में बाधक नहीं वरन साधक है। यह एक घोंसले के सदृश है, पिंजरे के नहीं। अरस्तु प्लेटो के समान स्त्री पुरुष की समानता में भी विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार यानी अरस्तु के अनुसार पुरुष का विशेष गुण आदेश देना और स्त्री का विशेष गुण आदेश का पालन करना है। इस दृष्टि से अरस्तु के परिवार में स्त्री का कार्य पुरुष के आदेशों का पालन करना है। अरस्तु परिवार और विवाह संस्था को उपयोगी मानते हुए इन्हें बनाए रखने का समर्थक है, लेकिन अरस्तु स्वस्थ संतानों की उत्पत्ति के लिए विवाह का राज्य द्वारा नियमन आवश्यक समझता है। उसका कथन है कि संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का सहवास ऐसी अवस्था में होना चाहिए जबकि वे इस दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त हो। इस संबंध में वह स्त्री और पुरुष की आयु में 20 वर्ष के अंतर को उचित मानता है। उसका विचार है कि विवाह के समय स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 37 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और स्त्री की अधिकतम आयु 50 वर्ष मानी जा सकती है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व दंपति के द्वारा इस संबंध में चिकित्सक से विस्तृत परामर्श लिया जाना चाहिए तथा दार्शनिकों के इस संबंध में निर्देश प्राप्त किया जाना चाहिए कि संतान उत्पन्न करने के लिए अनुकूल हवा चल रही है या नहीं। आवश्यकता से अधिक जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। अवांछित संतान के जन्म को रोकने के लिए गर्भपात का आशय भी लिया जाना चाहिए। अवांछित संतान के जन्म को रोकने के लिए गर्भपात का आश्रय भी लिया जाना चाहिए। अंगहीन तथा भद्दे अंगों वाली संतानों का पालन पोषण राज्य द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। परिवार और विवाह से संबंधित कुछ विषयों विशेषतया परिवार नियोजन आदि के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक लगता है, लेकिन विवाह संबंध स्थापित करने और संतान उत्पत्ति के संबंध में चिकित्सक से निर्देश और अन्य नियमों की जो विस्तृत व्यवस्था अरस्तु के द्वारा की गई है वह निश्चित रूप से अव्यावहारिक है और अरस्तु के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने परिवार, विवाह संस्था और पति पत्नी के भावात्मक पक्ष को अनदेखा कर दिया है। क्रांति के विषय में अरस्तु के विचार। यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनीतिक अस्थिरता थी। अरस्तु ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे थे, अतः उसने इस अस्थिरता, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया है, को दूर करने के उपाय सुझाने का निश्चय किया। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में उसने राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों पर प्रकाश डाला है और दूसरी पुस्तक में उसने उन उपायों का सुझाव दिया है जिनके आधार पर क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। अरस्तु ने क्रांति, उसके कारणों और प्रतिकार के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया। उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आधार पर यह विवेचन प्रस्तुत किया। सेबाइन ने ठीक ही लिखा है कि इस विषय से संबंधित पॉलिटिक्स के पृष्ठ उसकी राजनीतिक सूझबूझ एवं यूनानी नगर राज्यों के शासन का अधिकारपूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं। क्रांति का अभिप्राय। अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया है, वरन उसके अनुसार राज्य, संविधान
या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख रूप इस प्रकार है। पहला, पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित करना। दूसरा, अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना। तीसरा, यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी क्रांति का एक रूप ही है। विशेष बात यह है कि एक देश के शासक वर्ग में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे उन परिवर्तनों से शासन व्यवस्था का मूल रूप अप्रभावित रहे, अरस्तु उन्हें क्रांति की संज्ञा देता है। क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना 3 रूपों में की है। पहला, सामान्य कारण, दूसरा विशेष कारण तथा तीसरा विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित कारण। क्रांति का सामान्य कारण। क्रांति के सामान्य कारण इस प्रकार है। असमानता। क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। समानता के 2 रूप होते हैं, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता है और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करता है कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। पूर्ण और आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम क्रांति के रूप में प्रकट होता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिसमें क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। अन्याय। क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का उदय होता है और वह असंतोष क्रांति को जन्म देता है। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। इस प्रकार असमानता और अन्याय क्रांति के 2 कारण हैं। ठीक है, असमानता और अन्याय जो है क्रांति के 2 कारण हैं। क्रांति के विशेष कारण। अरस्तु ने क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार बताए हैं। शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। इसलिए एथेंस तथा आगोस के नगर राज्यों में यह चलन था कि शक्तिशाली बनने वाले व्यक्ति को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता था। घृणा क्रांति को जन्म देती है। उदाहरणार्थ, धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। भय।
भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है, अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। उदाहरणार्थ, रोड्स टापू के राज्य में जनता वहां के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की धमकियां दे रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जनशासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रमाद भी क्रांति का कारण होता है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बदल देते हैं। विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण न हुआ तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। क्षुद्र घटनाएं, कभी कभी क्षुद्र घटनाओं के गंभीर परिणाम के रूप में भी क्रांति घटित होती है। उदाहरणार्थ, साइरक्यूज के दो कुलीन युवकों के प्रणय संबंधी कलह ने राज्य के अधिकारियों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों, धनी एवं निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता है, किंतु जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होती है और दोनों को विजय प्राप्त होने की आशा रहती है तो वे विद्रोह करके सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं। विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण वाग्वीर होते हैं। ये वाग्वीर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। अनेक बार ये वाग्वीर नेता अपने जोशीले भाषणों के आधार पर स्वयं शासन सत्ता हथिया लेते हैं। धनिक तंत्रों में क्रांति दो विशेष कारणों से होती है। प्रथम, शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याय युक्त व्यवहार और दूसरे, शासक वर्ग में फूट तथा दलबंदियाँ। कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले तीन प्रमुख कारण होते हैं। प्रथम, पद अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देना। द्वितीय, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा असंतोष। दूसरा है किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा असंतोष। तृतीय, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। संवैधानिक तंत्र पॉलिटी में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझना है। राजतंत्र या आततायी तंत्र में क्रांति का प्रमुख रूप से इन कारणों से होती है। पहला, शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार, जिससे जनता में शासक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। किसी प्रमुख व्यक्ति या व्यक्तिगत अपमान, जिससे वह षड्यंत्र और विद्रोह के लिए प्रेरित हो। विरोधी लक्षण वाले पड़ोसी राज्य का प्रभाव। अरस्तु के द्वारा क्रांति के कारणों की जो विवेचना की गई है, उसके आधार पर मैक्सी ने लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि अरस्तु की दृष्टि क्रांति के मूल कारणों तक पहुंच गई है। उसके द्वारा गिनाए गए एक या अधिक कारण अब तक हुई प्रत्येक राजनीतिक क्रांति में देखे जा सकते हैं। क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। क्रांति के कारणों की विवेचना करने में अरस्तु का उद्देश्य राज्य को क्रांति से सुरक्षित रखना ही है। मैक्सी ने लिखा है, अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उनके निराकरण के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। वह क्रांति के प्रतिकार के लिए दो प्रकार के उपायों का उल्लेख करता है। पहला सामान्य उपाय और दूसरा विशेष उपाय। सामान्य उपाय। क्रांति के प्रतिकार करने के सामान्य उपाय इस प्रकार है। क्रांति के प्रतिकार के सामान्य उपाय इस प्रकार है। शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध। क्रांति के प्रतिकार का सबसे प्रमुख उपाय यही हो सकता है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। क्रांति का सबसे प्रमुख कारण
अन्याय होता है और क्रांति के प्रतिकार का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सामान्य नागरिकों में यह भावना उत्पन्न करना है कि शासक वर्ग द्वारा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और इस दृष्टि से संविधान और शासन सभी व्यक्तियों के संतोष पर आधारित होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उच्च पदों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। संक्षेप में ऐसे वातावरण की सृष्टि की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसे उसका उचित अंश प्राप्त हो रहा है। नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना। क्रांति के प्रतिकार के लिए नागरिकों को संविधान की आत्मा के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाए। शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता की भावनाओं का संचार किया जा सकता है। अरस्तु ने इस उपाय पर बहुत अधिक बल दिया है। एक स्थान पर उसने लिखा है कि सभी बातें जो मैंने संविधान को स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में कही है, उन सब में जो चीज़ संविधान को स्थायी रखने में सबसे महत्वपूर्ण है वह है शासन प्रणाली के अनुकूल शिक्षा। उदाहरण के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था में नागरिकों को वीर पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रजातंत्र में नागरिकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि चुनाव कभी दूर नहीं होते। दीर्घकालीन अच्छाई तत्कालिक लाभ से श्रेष्ठ है और सिरों को गिनना सिरों को तोड़ने से अच्छा है आदि। यदि व्यक्तियों को इस प्रकार शिक्षित किया गया तो वे अपने आप को संविधान के अनुरूप ढाल लेंगे और इससे विद्रोह की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। कानून का पालन। राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर रुख अपनाना चाहिए और किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को सहन नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं। राजकीय सत्ता पर एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है। अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उनका उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में अरस्तु यह सुझाव देता है कि राज्य के अधिकारियों का कार्यकाल अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को बारी बारी से सरकारी पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा राज्य के पद कुछ परिवारों तक सीमित न रह जाए। अरस्तु के अनुसार सम्मान, पदों और पुरस्कारों का अधिक से अधिक विस्तृत वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि पदों और सम्मान की असमानताएं विद्रोह के लिए प्रेरित करती है। भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है। अतः शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार तथा आचरण संदेह रहित होना चाहिए। सर्वसाधारण को जो बात राज्य व्यवस्था का सबसे अधिक विरोधी बनाती है वह है सार्वजनिक धन का गबन और अपव्यय। अतः राज्य के शासन की सत्ता का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि शासक वर्ग अपने राजकीय पदों के आधार पर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त न कर सके। इसके अतिरिक्त जनता को शासन की स्वच्छता का विश्वास दिलाने के लिए राजकीय आय व्यय का लेखा ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों में संतुलन। संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दे सकता है। अतः शासन का कार्य दो विरोधी गुणों वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को तथा धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में संतुलन स्थापित रह सके। संतुलन स्थापित करने का एक उपाय यह है कि प्रजातंत्र में धनिकों का धन और अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार तथा सम्मान सुरक्षित रहने चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक संभव हो मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए। अरस्तु के अनुसार सशक्त मध्यम वर्ग
क्रांतियों को रोकने का एक साधन होता है। इसके साथ ही जहाँ तक संभव हो मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए। अरस्तु के अनुसार सशक्त मध्यम वर्ग क्रांतियों को रोकने का एक साधन होता है। विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं। विदेशियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वे प्रभावशाली होकर राज्य की स्वतंत्रता के लिए संकट बन सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों को सरकारी पद मिलने चाहिए। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक बार ये परिवर्तन या विवाद क्रांति का कारण बन जाते हैं। बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना। उपयुक्त के अतिरिक्त अरस्तु का एक बड़ा उपाय यह बतलाता है कि शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए। इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक विरोधों को शांत कर उनमें एकता तथा देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सकता है और यह स्थिति राजनीतिक स्थायित्व के लिए हितकारक हो सकती है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में लिखा है कि जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता है उसे बाहरी खतरों का आविष्कार करना चाहिए और दूर के खतरों को निकट लाना चाहिए, जिससे नागरिक रात्रि को पहरेदार की भांति सचेत और चेतन रहे और उनका ध्यान कभी विचलित ना हो। विशेष उपाय। क्रांतियों के प्रतिकार के विशेष उपाय जो है अरस्तु द्वारा दिए गए वे इस प्रकार है। क्रांति के प्रतिकार हेतु सामान्य उपाय सुझाने के बाद अरस्तु विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने वाले विशेष कारणों को दृष्टि में रखते हुए विशेष उपायों का उल्लेख करता है। अरस्तु के अनुसार मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानीपूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। कूलिंग तंत्र और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और विशेष वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए, जिससे वर्गीय असंतोष की भावना उत्पन्न न हो। प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जनता लोकप्रिय वक्ताओं या जन नायकों के बहकावे में आकर क्रांति न कर बैठे। अरस्तु आतताई शासक टिरेंट को भी अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के उपाय बताता है। उसके अनुसार आतताई शासक के द्वारा जासूस और विशेषतया स्त्री जासूस रखे जाने चाहिए। स्वयं निरंतर आक्रामक नीति अपनाई जानी चाहिए और अपने राज्य की जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा नागरिकों के बौद्धिक जीवन को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अपराधियों को दंड तथा व्यक्तियों को सम्मान और पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नागरिकों के भौतिक कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाया जाना चाहिए और अपनी वासनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। कुछ आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने निम्न कोटि की शासन व्यवस्थाओं निरंकुश शासन को भी स्थायी बनाने के जो सुझाव दिए हैं और जिन साधनों का प्रयोग करने को कहा है वे पूर्ण अनैतिक है। इसमें संदेह नहीं कि अरस्तु सदाचार निष्ठ जीवन की ही प्रतिष्ठा करना चाहता है। यदि उसने निकृष्ट शासन पद्धतियों के स्थायित्व के उपाय बताए हैं तो केवल वैज्ञानिक होने के नाते, अनैतिक होने के नाते नहीं। इस दृष्टि से अरस्तु राजनीति के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान कौटिल्य के समीप आ जाता है। वस्तुतः अरस्तु का क्रांतियों का विवेचन इतना सुंदर, प्रामाणिक और विशद है कि इसके संबंध में मैक्सी के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता।